आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान यानी कि साइंस में पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उन प्रश्नों को हम लोगों ने करवाना स्टार्ट कर दिया, जिसका आज ये पहला वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह भी चाहिए यानी कि इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का, तो आप लोग हमारा 10वीं टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 20/10/2024 तक केवल 250 रखा गया है और 20/10/2024 के बाद में जो आपका चार्ज होगा वो 499 हो जाएगा, यानी कि ऑफर के तहत आप मात्र 250 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कब तक? 20/10/2024 तक। तो इसको भी ज्वाइन करना है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वरना इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन करना होगा, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 9793440081। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप टॉपिक को ज्वाइन कर सकते हो 10वीं के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th की जो साइंस होती है यानी कि जो विज्ञान होता है, उसमें पूरी किताब में आपके जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं विज्ञान में, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न का टॉपिक स्टार्ट किया है, और पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। 10th की विज्ञान के पूरे किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आज आपका पहला पार्ट रहने वाला है, और पहले पार्ट में आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला क्या रहने वाला है इसको देखते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अभिकारक, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका इसमें कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं। जिसको भी इसका आंसर पता है वो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। पहले वाले पर सही टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने बताया अभिकारक। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका बनने वाला पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपका अभिकारक है, दूसरा ऑप्शन आपका उत्पाद है, तीसरा ऑप्शन आपका दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको याद होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इस वाले पर भी आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जिसको भी इसके क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो खाद्य सामग्री होती है इसको हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग खराब होने से बचाने के लिए या फिर विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब खाद्य सामग्री को हम लोग बहुत समय तक रख देते हैं खुले में, तो उसमें अजीब तरीके से गंध आने लगती है, उसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। तो उस गंध को बचाने के लिए, गंध से बचाने के लिए उस खाद्य सामग्री में कौन सी गैस का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है क्लोरीन। तो यहाँ पर यह बताना है आपको खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो यहाँ पर जिसको भी इसका आंसर पता है सभी उसका आंसर बताइए कमेंट करके। और मैं आपको बता दूं कि जो खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाइएगा।
और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है। सभी लोग याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, ताकि जो आपका खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक अच्छे तरीके से रह सके और विकृत गंधता से बच सके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। क्या क्वेश्चन है आपका? अगला क्वेश्चन आपका है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ये भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, जिसको भी नहीं याद है अभी जब मैं इसका आंसर बताऊंगा सभी लोग उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका PbNO3, दूसरा ऑप्शन आपका PbO, तीसरा ऑप्शन आपका PbNO2 का होल ट्वाइस और चौथा ऑप्शन आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन है और इसमें से आपको लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना, जो कि आपका बिल्कुल सही है, वो आपको यहाँ पर बताना। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो कि कौन सा सही होगा ऑप्शन, और फिर मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, उसका जो सही सूत्र होता है वो आपका होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा सभी लोग कि जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। सभी लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है। क्या है आपका क्वेश्चन कि मैग्नीशियम जब आपका वायु की उपस्थिति में जलता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन आपका है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन आपका अपचयन, तीसरा ऑप्शन आपका वाष्पन और चौथा ऑप्शन आपका ऊर्ध्वपातन। तो आप सभी को बताना है कि मैग्नीशियम का वायु की स्थिति में जलना क्या कहलाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम जलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। सभी लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम आपका जलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। सभी लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका वियोजन अपक्रिया, दूसरा ऑप्शन है आपका संयोजन अपक्रिया, तीसरा ऑप्शन है आपका विस्थापन अपक्रिया या फिर चौथा ऑप्शन आपका द्विविस्थापन अपक्रिया। तो सभी को यहाँ पर याद रखना है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या फिर मिल करके एकल पदार्थ यानी कि एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको हम संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहें। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और अगले पेज पर जो क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रेडॉक्स अपक्रिया में होता है। तो आपको बताना है कि रेडॉक्स अपक्रिया में क्या चीजें होती हैं। पहला ऑप्शन आपका उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, दूसरा ऑप्शन आपका उपचयन अपक्रिया होती है, तीसरा ऑप्शन आपका अपचयन अपक्रिया होती है और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो रेडॉक्स अपक्रिया में कौन कौन सी अपक्रियाएं होती हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि रेडॉक्स अपक्रिया में आपका उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रिया होती है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। केवल उपचयन या फिर केवल अपचयन नहीं होता है, यहाँ पर दोनों होता है, अपचयन और उपचयन दोनों आपका यहाँ पर होता है। तो सभी लोग याद करिएगा कि रेडॉक्स अपक्रिया में आपका उपचयन अपक्रिया और अपचयन दोनों प्रकार की होती हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है 2H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है आपका तीर 2H2O। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैंने आपसे अभी बताया था, क्वेश्चन पूछा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको यही पर समझना है कि एक पदार्थ आपका ये हो गया, एक पदार्थ आपका ये हो गया, तो आपका क्या हो गया, दो पदार्थ हो गए। अब दो पदार्थ मिल करके केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, दो पदार्थ यानी कि 2H2 प्लस O2 मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, 2H2 यानी कि केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या था इसमें वियोजन, दूसरा ऑप्शन संयोजन, तीसरा ऑप्शन था विस्थापन, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर दो आपका पदार्थ है, एक आपका H2 है, दूसरा आपका O2 है, दोनों मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं यानी कि 2H2O का निर्माण कर रहे हैं और इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। सभी लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन आपका होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि दानेदार जो जिंक होता है उस पर जब हम लोग तनु
HCl डालते हैं तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, चीज आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका O2, दूसरा ऑप्शन आपका Cl2, तीसरा ऑप्शन आपका H2, चौथा ऑप्शन आपका SO2। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सभी लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। क्या होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आपका क्या प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन आपका FeSO4, तीसरा ऑप्शन आपका CaCO3 और चौथा ऑप्शन आपका AgCl। तो सभी लोग बताओ कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आपका क्या प्रयुक्त होता है इनमें से। तो सभी लोग याद कर लीजिएगा AgCl होता है। तो AgCl पर आप लोग टिक लगाइए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और साथ ही में यहाँ पर इसको नोट भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न को यहाँ पर आपको याद करते हुए चलना है। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल लाना चाहते हो पक्का, तो सभी को आपको यहाँ पर याद करते हुए चलना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान के संरक्षण नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो विनाश होगा और ना ही निर्माण होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन आपका है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है वस्तु और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि द्रव्यमान के संरक्षण नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का जो आपका होता है ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। तो सभी लोग इस वाले पर सही टिक लगाओ और अच्छे तरीके से याद कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा। अब इसमें से आपको ये बताना है, यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो आपको बताना है कौन सा युग्म आपका विस्थापन अभिक्रिया देगा। पहला ऑप्शन है आपका NaCl विलयन तथा Cu धातु यानी कि कॉपर धातु, दूसरा ऑप्शन है आपका AgNO3 विलयन तथा आपका Cu धातु, तीसरा ऑप्शन है आपका MgCl2 विलयन तथा Al धातु और चौथा ऑप्शन आपका FeSO4 विलयन तथा Ag धातु। तो यहाँ पर सभी को याद रखना है कि जो आपका AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु जो आपका होता है आपका अब विस्थापन अभिक्रिया देगा। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।